हमारे बीच अगले सेशन का विषय वेतन निर्धारण है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी श्री आर.एल. त्रिपाठी, विशेष सचिव सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश शासन उपस्थित हैं। सर 1994 बैच के उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं। शासन में कार्यरत रहते हुए आप द्वारा वेतन आयोग एवं शिक्षा विभाग के बजट निर्माण में अभूतपूर्व योगदान रहा है। आपके अभिरुचि क्षेत्र वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति लाभ, जीपीएफ एवं यात्रा भत्ता नियम हैं। वर्तमान में आप द्वारा शासन से अनुमोदित फाइनेंशियल हैंडबुक के अपडेशन एवं सिंप्लीफिकेशन हेतु गठित कमेटी में परामर्शी सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। वेलकम सर। इसी विषय पर पैनल के दूसरे सदस्य श्री वाई.एल. दीक्षित, संयुक्त निदेशक सेवानिवृत्त IFMTR। आप उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के 2005 बैच के अधिकारी हैं। पठन पाठन की अभिरुचि के चलते आपका वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में डिप्टी डायरेक्टर व ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर 9 वर्ष का गहन अनुभव है। आपके अभिरुचि क्षेत्र जीपीएफ, सेवानिवृत्ति लाभ, अवकाश नियम, सेवा की सामान्य शर्तें, वेतन निर्धारण आदि हैं। संस्थान में रहते हुए आप द्वारा शासनादेश संग्रह, वित्त पत्र आदि पुस्तकों के संकलन में अभूतपूर्व योगदान दिया गया। वेलकम सर। इस सेशन में क्यूरेटर के रूप में संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 2008 बैच के अधिकारी उपस्थित हैं। आशा है आपके साथ इस डिस्कशन में ज्ञान एवं वेतन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में आ रही समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से होगा। ओवर टू यू सर। आदरणीय सर श्री आर.एल. त्रिपाठी साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में, और श्री वाई.एल. दीक्षित साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सर, राज्य सरकार के कर्मचारियों में सामान्यतः वेतन निर्धारण किए जाने की क्या आवश्यकता पड़ी जो सरकार को ऐसे तमाम समय समय पे चेंजेस करने पड़े? सर ये दीक्षित सर आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसे प्रकाश डालिए। वेतन निर्धारण जब हम लोग सिद्धांत रूप में तो चर्चा करते हैं तो वेतन निर्धारण की 20-21 स्थितियाँ बनती हैं। ऐसी स्थितियों में वेतन निर्धारण की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर उसको बहुत सरल रूप में कहें, संक्षेप में कहें, तो 1 या 2 स्थिति कि उसका जब पद परिवर्तित हो, या और सरल में कहें वेतन परिवर्तित हो जाए। पद परिवर्तित होगा तो भी वेतन परिवर्तित होगा। तो जब भी किसी भी स्थिति में वेतन उसका परिवर्तित होता है, संशोधित होता है, तभी वेतन निर्धारण की जरूरत पड़ती है। चाहे वो प्रमोशन के परिणाम स्वरूप हो, चाहे ACP के परिणाम स्वरूप हो, चाहे उसके पद का अपग्रेडेशन हो, चाहे नया वेतन समिति वेतन आयोग आवे रिपोर्ट, या उसका रिवर्शन हो, कोई भी हो, परिवर्तन होगा। जब पद का परिवर्तन होगा तभी वेतन निर्धारण की जरूरत पड़ेगी। सर इसी से जुड़ा अगला सवाल भी हमारा है जी। कि वेतन समिति की अनुशंसाएं हर 10 साल पे आती रहती हैं। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग वेतन समिति की अनुशंसा चल रही है और 8वां आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई वेतन समिति की अनुशंसा उत्तर प्रदेश सरकार में आती है तो कर्मचारियों को विकल्प के दृष्टिकोण से क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जी। जब वेतन समिति आती है तो उसमें अमूमन जो है जैसे विकल्प के लिए और स्थिति अभी आगे हो सकता है चर्चा में आवे कि जब हमारी पदोन्नति होती है तभी विकल्प की आती है। तो यहाँ जब वेतन समिति आती है तब वहाँ विकल्प थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ विकल्प होता है कि हम अपना पुराना वेतनमान कब तक बनाए रख सकते हैं और नया, तो उसका अर्थ ये होगा कि नया फिर कब से चुनेंगे, लेकिन उसका जो उसके पीछे भावना यही है कि पुराना हम कब तक रखेंगे। वो उसमें जो विकल्प होता है यही होता है, और उसमें दिया रहता है कि क्या कब तक वो पुराना रख सकता है। जैसे उसमें पहला रहता है अगली वेतन वृद्धि की तिथि तक, फिर रहता है अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि, उसमें बहुत सारी आ गई जितनी भी हैं अगर कोई। फिर ये दूसरा है पद परिवर्तन होने तक, कहीं भी उसका कोई पद परिवर्तन हो गया, या जिस वेतनमान में है उसका परिवर्तन कहीं हो रहा है किसी अपग्रेडेशन के कारण या ACP के कारण या किसी कारण से, तो वो तिथियां उसमें दी रहती हैं कि वो इन तिथियों तक अपना पुराना वेतनमान या पे लेवल या ग्रेड वेतन बनाए रख सकता है। अब ये अवस्था होती है कि
कौन सा उसके लिए क्या फ़ायदेमंद, क्या उसको सबसे बड़ा यही ध्यान रखना है कि हर स्थिति में ज़्यादा सब पे जो भी लागू होती हैं उनको देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा विकल्प रिकरिंग रूप में, भाई अगर वो जैसे 1 जनवरी से लागू हो गई और उसकी वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई है, तो अब 6 महीने वो अपना पुराना बनाए रख रहा है तो जाहिर है उसे कम वेतन मिलेगा। लेकिन अगर उसको 6 महीने तक कम वेतन ले करके 1 जुलाई से उसका रिकरिंग फ़ायदा हो रहा है तो वो उसको चुनना पसंद करेगा। या मान लिया अपग्रेडेशन कोई तिथि है या ACP बीच में मिली हुई है या पदोन्नति हुई है, उसमें अगर उस तिथि से वो नया वेतनमान चुनने का विकल्प देता है तो थोड़े दिन तो उसको कम वेतन मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद में उसका रिकरिंग फ़ायदा हो गया तो वो उसके लिए चुनना है। तो ये उसी को तय, और अगर नहीं फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो अपना एरियर का नुकसान क्यों करेगा। अगर वो उसको ये तय करके देखना होगा कि 1 जनवरी हम चुने या जिससे लागू हुई वेतन समिति या अगली कोई तिथि, वो पद परिवर्तन की तिथि हो सकती है, विभिन्न तिथियों का उसमें रहता है जी, शासनादेश में रहता है कि चाहे आप इस तिथि से लीजिए या उस तिथि से लीजिए, इन सारा विवरण उस संबंधित शासनादेश में उल्लिखित रहता है। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या समस्त कर्मचारियों को विकल्प भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कई बार शासनादेशों में ये उल्लेख हुआ है कि जिन लोगों ने विगत समय में विकल्प भरे थे वही उसको चेंज करने के लिए नया ऑप्शन भर सकते हैं। कई शासनादेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आपका क्या इसमें मत है कि क्या वेतन निर्धारण, जब भी वेतन समिति आती है तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक कर्मचारी को विकल्प भरना ही चाहिए, चाहे जो हो? बिल्कुल भरना चाहिए। उसमें एक टाइमलाइन होता है जिसमें जैसे जब नई वेतन समिति आती है तो उसमें 90 दिन का सामान्यतः समय होता है। जब पदोन्नति वगैरह होती है या ACP मिलता है सामान्यतः उसमें 30 दिन का समय होता है। तो अगर वो विकल्प नहीं भरता है तो ये मान लिया जाएगा उसकी जैसे 90 दिन का समय समाप्त हो गया तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट होगी, जैसे वेतन समिति की संस्तुति लागू हुई है 1 जनवरी से लागू हुई, तो वो मान लिया जाएगा कि उसने 1 जनवरी से नया वेतनमान चुन लिया। तो वो उसमें फिर उसके लिए चाहे वो फ़ायदेमंद हो चाहे नुकसानदेह हो, वो उसके ऊपर वही लागू होगा। तो वो उसको सबको भरना चाहिए और ये उसी का दायित्व है। ये इसमें वो फिर वो नहीं कह सकता है कि साहब हमसे मांगा नहीं गया या हमको सूचित नहीं किया गया, हमको विकल्प नहीं दिया गया। ये उसका दायित्व है कि कौन उसके लिए लाभप्रद है, किस वेतन वृद्धि की मतलब कौन सा विकल्प की तिथि चुनना उसके लिए लाभप्रद है, ये उसको तय करना है। वो अपने आप ठीक है, सक्षम है, अगर सारे उसके पक्ष विपक्ष को समझता है तो स्वयं उसका चयन कर ले। अगर कहीं उसको कुछ है तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ अपने साथियों से विचार विमर्श करके कि हमारे लिए कौन सी स्थिति फायदेमंद रहेगी दीर्घकालिक रूप में, वो उस हिसाब से चुने। लेकिन ये दायित्व उसी का है, कर्मचारी का है। इसका मतलब ये हुआ कि समस्त कर्मचारी को यदि 1 जनवरी का विकल्प लेना है या किसी उत्तरवर्ती तिथि का विकल्प लेना है, विकल्प भरे जरूर, बिल्कुल उस ऑप्शन को लूज न करे, अन्यथा भविष्य के लिए भी वो फिर वो किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता कि नहीं साहब हमारा वेतन कम हो गया ये इस विकल्प के कारण, और इसकी कहीं कोई निवारण की व्यवस्था भी नहीं है। अन्य जी प्रवीण जी, उसमें ये व्यवस्था रहती है कि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो अपने पुराने वेतनमान में ही बना रह सकता है सर। यह अनिवार्य नहीं है कि वह नए वेतन समिति की संस्तुति को स्वीकार ही करे सर। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में पुराने वेतनमान में ही बने रहें तो बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपल्सरली है कि आपको 8वां वेतनमान जो आने वाला है कि उसका चयन हम करें ही करें, क्योंकि यह विकल्प रहता है कि हम पुराने में बने रहें या नए में बने रहें। नए में कब तक नए में हमें आना है, इसके लिए तो विभिन्न तिथियों का विकल्प रहता है, इसलिए उसे विकल्प भरना अनिवार्य रहता है कि वह नए में रहना चाहता है कि पुराने में रहना चाहता है। तो सर आपसे एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अगला है कि 1 जनवरी सामान्यतः कट ऑफ डेट मानी जाती है एक वेतन आयोग को छोड़ करके, तो 1 जनवरी और वेतन समिति की अनुशंसा संबंधी जो जीओ जारी होते हैं, शासनादेश जारी होते हैं, अक्सर होता है कि उन दोनों अवधि के मध्य में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की इंक्रीमेंट डेट पड़ जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी के लिए आपका क्या सजेशन होगा कि उसको किस तरीके से इस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? देखिए, वेतन
आयोग या वेतन समिति की जो भी संस्कृति होती है, इसमें प्रदेश में लगभग 14-15 लाख कर्मचारी हैं, उन सभी पर लागू होती है। तो निश्चित रूप से सारे कर्मचारियों की स्थिति सब अलग अलग डिफरेंस होती है। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः 1186 से चौथे वेतनमान से वेतन समिति की संस्कृति 1 जनवरी से लागू हुई, जो प्रत्येक 10 वर्ष पे आती रही है। भले संस्कृति 2-3 साल लेट भी हो जाता है, लेकिन वो लागू होता है ड्यू डेट से ही। जैसे नेक्स्ट 8वीं आने वाली है जी, इसकी ड्यू डेट 1 जनवरी 2026 है जी। समिति की संस्कृति चाहे जब आवे, लेकिन सामान्यतः 1 जनवरी 26 से ही हम मान के चल रहे हैं पुराने देते हुए ये लागू होगी जी। तो अब यह चूंकि कर्मचारियों की सबकी व्यक्तिगत स्थिति विशेष होती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कैलकुलेट करना होगा जी कि अगर 1 जनवरी को हम 8वें वेतनमान का विकल्प देते हैं, चयन करते हैं जी, तो हमारा क्या निर्धारित होगा जी। और नेक्स्ट वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई को जाके हमारा वेतन क्या फिक्स होगा जी, या हम 1 जुलाई तक हम पुराने वेतनमान में बने रहे जी, 7वें में जी। कोई एक इंक्रीमेंट देने के बाद आती है जी, उसमें जो भी फार्मूला आएगा जी, उसमें वह अपना कैलकुलेट कर दे कि अगर हम 1 जुलाई को लेते हैं तो हमारा वेतन क्या फिक्स होगा जी, तो अपना कंपैरिजन कर ले जी। जिसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो सारे कर्मचारियों पर एक समान लागू हो या एक समान फायदेमंद हो जी। इसमें व्यक्तिगत रूप से सबका अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा जी, कि हमें कब लेना हमारे लिए जी बेस्ट है। अच्छा, इससे स्थिति ये स्पष्ट हो रही है कि हर एक कर्मचारी जिसके साथ ये चीज़ें होती हैं उसको 1 जनवरी को ऑप्ट करना है या 1 जुलाई को ऑप्ट करना है, अपना कैलकुलेट कर ले, जिसमें उसका फ़ायदा है उसी चीज़ को वो ऑप्ट कर सकता है। नहीं बनाया जा सकता है जी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 1 जनवरी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है और कुछ लोगों को 1 जुलाई फायदेमंद होता है जी, उसको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा जी, तुलना करनी होगी। लेकिन सर इसमें कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि वेतन आयोग का शासनादेश जारी होने और 1 जनवरी इस अवधि के मध्य में किसी का पद का पे स्केल अपग्रेड हो गया, वेतनमान उच्चीकृत हो गया। अब ऐसी स्थिति में या प्रोन्नति हो गई या एसीपी मिल गई, तो ऐसी स्थिति में किसी कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए किस तरीके से आगणन करना चाहिए? यह भी वही व्यक्तिगत हो गया जी, हर कर्मचारी अपना या व्यक्तिगत निर्णय लेगा इन सारी चीज़ों को छोड़ के। अगर मान लीजिए पदोन्नति की तिथि निश्चित नहीं है कि हमारी पदोन्नति कब हो जी, लेकिन अगर कोई टाइम स्केल या एसीपी का लाभ मिलना है जी, किसी को मार्च 26 में मिलना है, ये तो निश्चित है सर, भले उसको हम बाद में एक्सेप्ट करें या उसको बाद में हम स्वीकृत करें सर, लेकिन ड्यू डेट तो फिक्स है सर। तो ऐसी स्थिति में उसे अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी कि हमें 1 जनवरी का विकल्प लेना है या मार्च अप्रैल मई में कभी एसीपी ड्यू है उस तारीख का विकल्प लेके, या फर्दर 1 जुलाई का विकल्प लेने में हमें फ़ायदामंद होगा। बहरहाल जो 7वें वेतन आयोग में जो व्यवस्था थी जी, उसमें यह थी कि अगर 1 जनवरी और शासनादेश आने की तिथि के बीच में जी अगर किसी की पदोन्नति होती है जी या एसीपी का लाभ मिलता है जी, कहने का मतलब पुराना वेतन जी चेंज हो जाता है जी, पे मैट्रिक्स लेवल, वर्तमान में पे मैट्रिक्स लेवल कह सकते हैं जी, तो वह उसके लिए उसके आगे विकल्प की तिथि नहीं रह जाती जी। तो मान लीजिए मई में किसी को एसीपी ड्यू है जी, तो वर्तमान जो 7वां वेतनमान था उसके लिए विकल्प केवल उसको 1 जनवरी या मई में जो भी एसीपी की तिथि उस तारीख तक की ही तिथि उसके लिए विकल्प थी जी। उसके बाद की तिथि जैसे 1 जुलाई वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि वह नहीं रह गई थी जी। उसके पीछे केवल वेतन आयोग का तर्क ये था कि चूंकि अगर मई में उसको एसीपी मिल गई जी, तो जो पुराना वेतनमान 31 दिसंबर तक लागू था जी, वह वेतन को हम कन्वर्ट नहीं करें, वो चेंज हो गया जी। 1 जनवरी को जो वेतनमान है उसी में विकल्प की सुविधा है, ना कि बीच में जो वेतन हमको मिल रहा है जी, उसमें विकल्प की सुविधा है जी। इसलिए अगर बीच में जब भी 1 जुलाई वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि और 1 जनवरी के बीच में अगर कोई लाभ ड्यू है जी, तो वह लाभ की तारीख या 1 जनवरी की तिथि विकल्प की तिथि है
अगर कोई इस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है तो वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि या अनुवर्ती वेतन वृद्धि की तिथि मतलब 2-3 साल बाद का भी विकल्प हो जा सकता है। अच्छा ठीक सर। अब सर दीक्षित सर आपसे एक अनुरोध है कि यदि किसी कर्मचारी की एसीपी या प्रमोशन 1 जुलाई को या 1 जनवरी को हो जाए या इन दोनों तिथियों के बीच में अगर प्रमोशंस होते हैं, प्रोन्नतियाँ होती हैं या एसीपी होती है, तो वेतन निर्धारण के लिए या इंक्रीमेंट अगले देने के लिए क्या व्यवस्था है? इसमें वही भी हम लोग चर्चा किए थे कि विकल्प 2 तरह के, एक तो जब नया वेतनमान या वेतन समिति आती है तब विकल्प है, तब विकल्प होता है नया वेतनमान चुनने का कह लीजिए, बल्कि और उसे कहें स्पेसिफिक रूप से कि पुराना वेतनमान या वेतन लेवल या ग्रेड वेतन बनाए रखने का। यहाँ जब एसीपी मिलती है या पदोन्नति होती है, वहाँ पर जो विकल्प है वो वेतन निर्धारण का विकल्प नहीं है, वो है 22B1 के लाभ का विकल्प कि हम 22B1 का लाभ किस डेट से लेंगे। और जैसे वहाँ अभी हम लोग तुलनात्मक रूप में देखें कि जब नया वेतन समिति आता है तो हमारे पास ढेर सारे विकल्प हैं, इस तिथि से ले या इस तिथि से ले, अगले जो हमने बताया कई कि पद परिवर्तन की तिथि से, अपग्रेडेशन की तिथि से, नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट से, सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट की डेट से, एसीपी मिलने की तिथि से, समयमान वेतनमान मिलने की तिथि से, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। यहाँ पर केवल 2 विकल्प हैं, एसीपी या पदोन्नति जिस तिथि को प्रभावी हुई है, यानी जब एसीपी हुई है तो एसीपी की तो डेट निश्चित होगी कि इस डेट से, इस तिथि से इनको ये प्रथम या द्वितीय या तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया जा रहा है, वो डेट हो गई। पदोन्नति हुई मानी जिस तिथि को उसने पदोन्नति वाले पद पर योगदान कर लिया, ये 2 तिथियां हैं। तो ये तिथि हो गई उसके एसीपी या पदोन्नति के प्रभावी होने की तिथि। दूसरा अगली वेतन वृद्धि की तिथि, और आगे कुछ नहीं विकल्प है, बस दोनों में से कोई एक का चयन कर सकता है कि हम 22B1 का लाभ किस तिथि से लें। और यहाँ फिर वही बात आई कि 30 दिन का समय है, 30 दिन के अंदर अगर उसने विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो फिर बाई डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि जिस तिथि को उसकी पदोन्नति हुई है या एसीपी मिली है वो उसी डेट को 22B1 का लाभ ले रहा है। जिस तिथि को लाभ मिला है उसी तिथि को गणना हो जाएगा, प्रभावी हुआ है उसका, उसी तिथि को उसको फिर 22B में हम उसका वेतन निर्धारण कर देंगे। तो वो अब फिर वही चुनना है उसे कि कौन उसके लिए फायदेमंद है, तो वो गणना अपना करे। सामान्य मामलों में आज तक अगर हमारा वेतन जो है वो न्यूनतम से काफ़ी नज़दीक है, जिस पद पे हमारी पदोन्नति हो रही है या एसीपी मिल रहा है उसमें अगर न्यूनतम से काफ़ी नीचे हैं तो अगली वेतन की वृद्धि की तिथि सामान्यतया लाभप्रद हो रही है। लेकिन इसको बिल्कुल एज ए नियम नहीं कहा सकता, गणना उसको करनी है, करके देखनी है कि हमारे लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पे इसी में दीक्षित साहब ने बताया है कि पदोन्नत होने पर या एसीपी अनुमान होने पर हमारे लिए 2 विकल्प की तिथियां हैं, या तो जिस तारीख को हमारी पदोन्नति हुई है या एसीपी मिली है या वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अब जनरली मैंने इधर सामान्यतः देखा है कि अगर किसी की सेवा 2-4 साल है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि का विकल्प लेना ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। अच्छा, उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर में किसी की पदोन्नति हो रही है तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई है, तो उसके लिए 2 विकल्प मिलते हैं। वेतन निर्धारण का विकल्प चुनने का विकल्प देने के लिए 2 तिथियां मिलती हैं, या तो 13 अक्टूबर जो भी तारीख या 1 जुलाई। अगर वह 13 अक्टूबर की तिथि का विकल्प दे देता है तो निसंदेह उसको एक वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया जाएगा और उसे अगली वेतन वृद्धि 6 महीने बाद की तिथि जो 1 जनवरी या 1 जुलाई आती है उसमें हम देखते हैं। तो अक्टूबर के बाद 6 महीने वही 1 जुलाई आएगी। तो अक्टूबर में एक इंक्रीमेंट देने के बाद फिर 1 जुलाई को हम अगली वेतन वृद्धि देंगे, नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो 6 महीने बाद दी जाती है। और फिर उसके बाद 1 साल बाद वार्षिक वेतन वृद्धि देना है। तो कहने का मतलब कि आज अक्टूबर है और 6, 4, 10 और 12, 10, 22 महीने में उसको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। अगर वह जुलाई का इंक्रीमेंट अपना विकल्प देता है तो उसको जुलाई में 2 इंक्रीमेंट देके तो जुलाई में 2 इंक्रीमेंट, एक एनुअल इंक्रीमेंट, एक पदोन्नति या एसीपी वाला इंक्रीमेंट देते हैं। उसके 6 महीने बाद मतलब नेक्स्ट 1 जनवरी को अगली वेतन वृद्धि मिल जाएगी।
इस स्थिति में जी उसको 12, 4, 16 महीने में 3 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। जी और अगर हम अक्टूबर का, क्यों डीसी साहब, जी जी अगर हम अक्टूबर का विकल्प लेते हैं जी और उसमें 22 महीने में 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं, जी तो इधर का जो लाश है, जी। अगर उसकी सेवा 2-3 साल है, जी तो वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि का विकल्प लेना ही जी फायदेमंद सिद्ध होता है। जी। लेकिन अगर इंक्रीमेंट, अगर उसी बीच में सेवानिवृत्ति है, जी जी तब उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे लिए जी, जी। ज़्यादा है। जी। तो इस चीज़ से, इस आपके वार्ता से ये क्लियर हुआ कि जिस भी तिथि को वो अपना विकल्प ले, अगली वेतन वृद्धि तिथि या जिस दिन वो घटनाक्रम प्रोन्नति या इसका हो रहा है, जी, जी। उसके बाद पहला इंक्रीमेंट, उसके बाद पहला इंक्रीमेंट 6 महीने के बाद 6 महीने मिलेगा, बाद, हाँ, उसको- तत्पश्चात वो वार्षिक आधार पे आगणित होता रहेगा। वो जो 6 महीने बाद जी वाली वार्षिक में जो वृद्धि, वेतन वृद्धि मिल रही है, जी सर। शासनादेशों में उसके लिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट की बात जी कही गई सर, है। शब्द कहा गया है और नेक्स्ट। उसके बाद एनुअल, जी, और नेक्स्ट के बाद जी। फिर एनुअल मिलने की बात कही। अगली वेतन वृद्धि और वार्षिक वेतन वृद्धि। तो जब भी वेतन निर्धारण किया जाएगा, जी पदोन्नत होने पर जी। या एसीपी मिलने की तिथि जी या नई नियुक्ति, 3 स्थितियों में ही है यह जी जी सुविधा है। जी इन तीनों स्थितियों में जब भी वेतन निर्धारण उसका किया जाएगा, उसके 6 महीने बाद जी उसे नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा। जी। वह 6 महीने बाद जो भी तिथि, चाहे 1 जनवरी की हो या 1 जुलाई की, जो भी पहले आएगी, जी। उसको नेक्स्ट दे दिया जाएगा। अच्छा सर, इसी संबंध में ये कर्मचारियों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन है, भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि 22A1, 22A या यूँ कहें या 22B, इनकी व्यवस्था क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। ये आम जनमानस, वित्त विभाग के अधिकारी समझ सकते हैं, लेकिन वित्त विभाग के बाहर के अधिकारियों को इस दोनों नियमों, व्यवस्थाओं में अंतर करने में बहुत दुविधा होती है। तो कृपया इस पर सर सबका मार्गदर्शन कीजिए इस पर। अगर जी साधारण भाषा में हम बोलें सर। तो 22A1 जी सर। स्मॉल A1, जी जी उसका अर्थ केवल इतना है कि जो वर्तमान में हमको वेतन मिल रहा है, जी उसी का अगला प्रस्तर, जी चाहे पदोन्नत वाला लेवल हो जी या एसीपी जो अनुमान हुई है जी। उसका पे मैट्रिक्स लेवल हो, जी जो वर्तमान में आहरित वेतन है जी उसका नेक्स्ट अगला जी जो भी अमाउंट है, जी वह 22A1 के अंतर्गत स्वीकृत कर दी जाती है। जी तो जो आपने 22B1 की बात कहा है, जी 22A1 का लाभ तो सामान्यतः वेतनमान के उच्चीकृत विभिन्न स्थितियों में देय होती है, जी लेकिन 22B1 जी केवल 2 स्थितियों में ही 22B1 का लाभ दिया जाता है। जी एक पदोन्नत होने की स्थिति में जी और दूसरा एसीपी अनुबंध होने की स्थिति में। जी तो 22B1 में वर्तमान में व्यवस्था है कि जो वर्तमान में हमें वेतन मिल रहा है, जी उसमें एक इंक्रीमेंट हम जोड़ देते हैं। जी एक इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद जो भी फिगर आती है, जी वह फिगर हम पदोन्नत वाले लेवल में, पे मैट्रिक्स लेवल में, जी या एसीपी जो अनुबंध हुआ है, जी। वो पे मैट्रिक्स लेवल में उस धनराशि को हम वहाँ तलाशते हैं। जी अगर वह फिगर है जी तो वही फिगर जी हम अनुबंध कर देते हैं, जी और अगर वह फिगर नहीं है जी। तो उसका अगला। जी 1 जनवरी 16 के पहले जी 22B1 में जी एक इंक्रीमेंट का लाभ देते थे, जी प्लस उस फिगर का अगली फिगर जो 22A1 का भी लाभ देते थे। जी कहने का मतलब 22B1 में 22A1 भी इंक्लूड हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि अगला स्तर हम दे देते थे। जी एक इंक्रीमेंट देने के बाद जी जो फिगर आती थी, उसका अगला स्तर हम पदोन्नत वाले लेवल में या एसीपी वाले लेवल में दे देते थे। जी लेकिन 1 जनवरी 16 से इसमें थोड़ा सा माइन्यूट अंतर कर दिया गया। अच्छा। अब 22B1 में केवल हम एक इंक्रीमेंट देते हैं। जी वह इंक्रीमेंट देने के बाद जी हम पदोन्नत पद वाले लेवल में या जी। एसीपी जो अनुबंध हुई उस लेवल, पे मैट्रिक्स लेवल में, जी उस फिगर को देखते हैं। जी अगर वह फिगर वहाँ है जी तो वही अनुबंध कर देते हैं। वह फिगर नहीं है तब हम Next- अगली next देते पे हैं, जाते हैं। तब अगली। जी। तो कहने का मतलब यह है कि 22A1 में जी जो वर्तमान में है उसकी अगली धनराशि, जी और 22B1 में जो जी। वर्तमान में हमें अनुबंध हो रही है उसमें एक इंक्रीमेंट देकर जी हम वो तलाशते हैं। जी अगर वही है तो वही, अदरवाइज उसकी भी। नेक्स्ट स्टेज दे देते हैं उसका।
ठीक सर, इसी क्रम में एक प्रश्न आता है कि जितने प्रकार के अवकाश हैं, जैसे शासनादेशों में व्यवस्था है कि समस्त स्वीकृत अवकाश अगर हों, तो ऐसी स्थिति में वो अवकाश, दो तरीके की बात करूँगा। पहला है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश लिए जाने की स्थिति में उसका असर एसीपी पे, पेंशन पे, प्रमोशन पे और इंक्रीमेंट पे, इन चारों स्थितियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी असाधारण अवकाश लेने पर क्या असर पड़ता है? कृपया इस पे। जी हाँ, चलिए पहला शुरू करते हैं, मतलब वेतन वृद्धि से ही शुरू करते हैं। सर वो छोटी वो है, तो वेतन वृद्धि के लिए जो असाधारण अवकाश है वो अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं लिया गया है तो वो अर्हकारी सेवा नहीं मानी जाएगी। और सामान्यतः हमारे यहाँ उसे जो मूल नियम है 224 है, उसमें कहीं इस तरह से नहीं कहा गया, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले पीरियडिकल हुआ करते थे, लेकिन सामान्य अर्थों में मतलब वेतन वृद्धि देने के लिए सामान्यतः अगर हम प्रयोग करें तो 1 वर्ष की अर्हकारी सेवा आवश्यक होती है। जी, 2-3 स्थितियां जो भी सर ने जैसे चर्चा किया कि नियुक्ति, पदोन्नति और एसीपी के मामलों में अगली 6 महीने बाद दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर 1 साल बाद ही। जी, तो 1 साल की सेवा अर्हकारी है, लेकिन बीच में उसने असाधारण अवकाश ले लिया। जी, तो वो जितना पीरियड असाधारण अवकाश का है, अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे लिया गया, यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश लिया गया, तब तो अर्हकारी माना जाएगा। तब फिर उसकी वेतन वृद्धि की तिथि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, जो नियत तिथि है उसी तिथि पे मिलता रहेगा। अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे नहीं है, ऐसे असाधारण अवकाश है, तो फिर वो अर्हकारी सेवा नहीं मानी जाएगी। जी, तो फिर उतनी उसकी आगे वेतन वृद्धि की तिथि शिफ्ट होने की स्थिति आ जाएगी। जी, तो वेतन वृद्धि की तिथि पे उसका प्रतिकूल प्रभाव हो गया। अन्य मामलों में जैसे अभी आया कि पदोन्नति है या एसीपी है, उसमें कहा गया है कि जो एसीपी के लिए जो हम मतलब अवधि की गणना करते हैं उसमें सभी स्वीकृत अवकाश गणना में लिए जाएंगे। जी, तो अगर वो स्वीकृत अवकाश है, वो स्वीकृत है तभी वो अवकाश है। अगर वो स्वीकृत नहीं है तो अवकाश नहीं है, वो फिर अनऑथराइज्ड एब्सेंस, अनधिकृत अनुपस्थिति होगी, तो अवकाश है ही नहीं। असाधारण अवकाश अगर स्वीकृत है तो वो भी एसीपी में माना जाएगा। एसीपी में उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा फिर की अर्हकारी सेवा में। सेवा की गणना में अगर वो स्वीकृत है तो काउंट किया, वो निरंतर सेवा मान ली, निरंतरता भंग नहीं हुई। जी, निरंतर। और इस अवधि का पेंशन के आगणन में, पेंशन के अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव यानी असाधारण अवकाश लेता है? पेंशन में थोड़ा उसको और उदार बनाने की कोशिश किया गया है। जी, उसमें ये कहा गया असाधारण अवकाश अगर चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर है, जी, अध्ययन मतलब उच्च तकनीकी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए असाधारण अवकाश लिया गया है, और किसी नागरिक अशांति के कारण, जी, मतलब कहीं कर्फ्यू लग गया, वो ड्यूटी पर नहीं आ पाया और उसके पास कोई दूसरा अवकाश नहीं था, उसको मतलब जो है बाध्य होकर के असाधारण अवकाश लेना पड़ा। तो ये 3 ग्राउंड में, यहाँ वेतन वृद्धि के मामले में तो 1 ग्राउंड भी छूट दी गई थी। अगर वो चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है तो वो वेतन वृद्धि के लिए क्वालिफाई करेगा। जी, पेंशन वाले में थोड़ा और उदार बना दिया गया कि अगर वो अध्ययन के कारण यानी उच्च तकनीकी वैज्ञानिक अध्ययन, ये एमए बीए ये उच्च शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने के लिए उच्च तकनीकी वैज्ञानिक अध्ययन के कारण या नागरिक अशांति के कारण और चिकित्सीय प्रमाण पत्र तो है ही है, इन 3 आधार पर अगर कोई असाधारण अवकाश लिया गया है तो वो पेंशन के लिए अर्हकारी माना जाएगा। अच्छा, यानी मतलब उसको माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं करेगा। अगर इन 3 से इतर है तो फिर वो सेवा पेंशन के लिए अर्हकारी नहीं होगी। अच्छा, मतलब वो सेवा तब काउंट नहीं करेगी, तब काउंट नहीं करेगी, आप सर्विस में वहाँ नहीं काउंट, उतना घटा, उस अवधि को घटा दिया जाएगा तब आगणन और किया जाएगा। उसी हिसाब से आगणन किया जाएगा। एक मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, एकेडमिक सेशन है, वेतन वृद्धि के लिए भी ये जो 2 कारण हैं जी, यानी तो उसमें थोड़ा सा इसी तरह से नहीं कहा, अध्ययन वाला जो है जी, और एक कहा गया कि ऐसा अवकाश जिसमें उसका वश न हो, यानी वो मजबूरन असाधारण अवकाश लिया, जी, मेडिकल ग्राउंड पे नहीं है, जी, अध्ययन के आधार पर है और वो किसी बाध्यता बस जिसमें उसका वश नहीं था, कर्फ्यू जिन्हीं कारणों से वो वही उसी को इंगित करता है, लेकिन इसमें थोड़ा शब्दावली पेन करें। अगर इन 2 कारणों से अवकाश लिया गया है तो इसको भी क्वालिफाई मानने का आदेश
राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। फिर वो मतलब सामान्य रूप में हमारे जो अधीनस्थ प्राधिकारी हैं जो वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हैं उनके लिए ये पावर नहीं है। नहीं, शासन को संदर्भित किया जाए, अगर वो सहमत हो जाएं तो इसको भी वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने का आदेश दे सकते हैं। अच्छा, तो वेतन वृद्धि में ये मूल नियम 26 में व्यवस्था है। तो वेतन इसके लिए 2 कंडीशन हो गई जी। एक इंक्रीमेंट के लिए कि एक मूल नियम 26 का आपने चर्चा की, 26 का इंक्रीमेंट के लिए तो 26 में ही जो चर्चा है दोनों नहीं, वो जो मेडिकल ग्राउंड वाला है वो भी मूल नियम 26 में ही सारी व्यवस्था मूल नियम के मतलब कौन सी सेवा वेतन वृद्धि के लिए अरकारी होगी, गिनी जाएगी नहीं जाएगी, इसकी व्यवस्था मूल नियम 26 में ही है। लेकिन मूल नियम 26 में जो अवकाश लेंगे वो सक्षम स्तर से स्वीकृत हो जाएगी। नहीं, अवकाश ये जो नहीं सर, मेरा कहने का आशय ये है कि इंक्रीमेंट के लिहाज से जो आपने बताया कि चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा अवकाश है तो वो सामान्यतः जो वेतन वृद्धि लगाता है वो लगा देगा, उसमें शासन को संदर्भित करने की जरूरत नहीं है। सक्षम स्तर से ही हो जाएगा। सक्षम स्तर से हो गया, यानी अधीनस्थ प्राधिकारी दो हम अधिकारों के मामले में 2 शब्दावली हम प्रयोग करते हैं, एक शासन, एक अधीनस्थ प्राधिकारी। अच्छा, तो अधीनस्थ प्राधिकारी में हम कार्याध्यक्ष, विभागाध्यक्ष जो भी सब आ जाते हैं जी, तो वो कर देगा, वहां उसको फिर कहीं वो नहीं है। लेकिन अगर वो उसके मतलब किसी मजबूरी बस नहीं आ पाया, जो जिससे कर्फ्यू है या अन्य कोई कारण है, यानी उसके नियंत्रण के बाहर था, मेडिकल ग्राउंड पे नहीं था, लेकिन उसके नियंत्रण के बाहर वो अनुपस्थित रहा और उसको असाधारण अवकाश बाध्य होकर लेना पड़ा और उच्च तकनीकी अध्ययन के लिए अगर असाधारण अवकाश लेना पड़ा, तो इन मामलों को वेतन वृद्धि के लिए अरकारी सेवा माने जाने के लिए प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाएगा। और अगर शासन मामले के गुणावगुण के आधार पर मेरिट बेसिस पर उसको विचार करेगा, अगर वो आदेश दे देता है तो वो अवधि भी जोड़ी जा सकती है वेतन वृद्धि के लिए। सर, अब आपसे एक अनुरोध है कि सेवा में ब्रेकिंग सर्विस यानी सेवा व्यवधान अगर होता है तो इस स्थिति में जो भी व्यवधान की अवधि है उसका भी इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, एसीपी, प्रोन्नति और पेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सेवा में अगर किसी का ब्रेकिंग सर्विस हो जाती है। देखिए, 3 कारणों से जी अगर व्यवधान जी, एक हड़ताल में भाग लेने के कारण जी, किसी को डिसमिस कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया सेवा से। सर, अगर इन 3 कारणों से व्यवधान है जी तो पूर्व की सेवा एकदम लैप्स हो जाती है। ठीक सर। अगर इन 3 कारणों से व्यवधान नहीं है जी और अन्य कोई व्यवधान किसी कारण से है तो व्यवस्था नियम में यही है जी कि वह स्वतः मर्सित हो जाती है। अच्छा। मतलब वह व्यवधान नहीं माना जाता। अच्छा, ठीक सर। नहीं, व्यवधान तो सर वो व्यवधान तो माना जाएगा, पहली की सेवा मतलब लैप्स नहीं होगी, मतलब व्यवधान तो रहेगा, उसका तो असर पड़ेगा। अच्छा, तो वो उसका वो जो जितना व्यवधान है वो तो किसी भी रूप में अरकारी नहीं होगा किसी भी पर्पज के लिए, लेकिन पहले की सेवा जो है वो काउंट की जाएगी, ये ऐड होगा। अगर इन 3 कारणों से है तो पहले वाली भी गई, वो भी गया। इससे यहाँ से आपके सर डायरेक्शन से ये क्लियर हुआ कि यदि हड़ताल, डिसमिसल या रिमूवल, इन 3 परिस्थितियों में यदि कोई ब्रेकिंग सर्विस होती है सेवा, तो पुरानी सेवा का भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा और ये तो असंज्ञेय है ही। हाँ, और अन्यथा की स्थिति में जो व्यवधान की अवधि है सिर्फ उसका ही संज्ञान नहीं लेंगे, उसके पहले जो घटनाक्रम हुआ, जो सेवा थी या उसके बाद की जो सेवा है, वो दोनों जोड़ करके पेंशन का आगमन किया जाएगा, स्वतः मर्शित हो जाएगी। केवल वो दिन विशेष काउंट न करके जी स्वतः मर्शित, मतलब व्यवधान ब्रेकिंग सर्विस नहीं माना जाएगा। और इसका इंक्रीमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सेवा में व्यवधान हुआ, जितने भी अवधि हुई, तो क्या बिल्कुल उतनी अवधि शिफ्ट हो जाएगी, उतनी वेतन वृद्धि में जी उतना जोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर जो तिथि नहीं निकले जी जी। अब जैसे वर्तमान में है, एनुअल इंक्रीमेंट पाने के लिए जी या कोई इंक्रीमेंट पाने के लिए 6 महीने की उस वेतन में 6 महीने की सेवा मांग जी। अगर वह व्यवधान अवधि जी 6 महीने से ज़्यादा हो रही है जी, तब तो इंक्रीमेंट पे प्रभाव पड़ेगा जी। अगर 6 महीने से कम है, 2-4 दिन की है जी, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। जैसे कभी कभी विद्यालयों में होता है, लोग जाते हैं, 1 दिन का वेतन रोक देते हैं, फिर बाद में बहाल करते हैं, नहीं भी मिलता है जी। तो उस स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि पर जी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों?
नहीं, मतलब ये थोड़ा मेरा इसमें मानना थोड़ा भिन्न है। मतलब अभी ने चर्चा किया था कि ये जो 6 महीने की अवधि है केवल 3 मामलों में है। सामान्य वेतन वृद्धि के लिए अर्हकारी सेवा 6 महीने नहीं निर्धारित है। सामान्य वेतन वृद्धि के लिए अर्हकारी सेवा 1 वर्ष ही निर्धारित है जी। 3 मामलों में अर्हकारी सेवा 6 महीने, यानी नियुक्ति, पदोन्नत और एसीपी मिलने पर 6 महीने के बाद में अगली वेतन वृद्धि मिल जाती है जी। सामान्य वेतन वृद्धि अगर हम दे रहे हैं जी। तो वहां पर अर्हकारी सेवा हम 1 वर्ष ही काउंट करेंगे, और अगर 1 वर्ष से कम है तो फिर वो उतनी अवधि शिफ्ट होगी, वो जो भी अवधि रहे, जी। 1 महीना रहे और हाँ, जो लेकिन भी कुछ अब भी रहे। आज जी बिल्कुल एक्चुअली मुझे लग रहा है क्लियर कट इस तरह का कोई शासनादेश इस संदर्भ में नहीं है जी हैं। ये तो है कि अगर जिस दिन वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है, जी अगर उस दिन हम अवकाश पे हैं जी तो उतने दिन वह वार्षिक वेतन वृद्धि शिफ्ट हो जाती है जी। लेकिन इस तरह का ब्रेक इन सर्विस है या जी। 2-4 दिन का व्यवधान है, जी इसमें हम क्या करेंगे? जी जहाँ तक मुझे मेरे नहीं नहीं है व्यवस्था, मूल नियम 26 में ही व्यवस्था है अच्छा। कि अगर कोई सेवा अर्हकारी नहीं है तो वो उतनी अवधि वेतन वृद्धि की तिथि में जोड़ दी जाएगी। जी तो जोड़ दी जाएगी, इसका मतलब शिफ्ट हो गया। 4 दिन 5 दिन जो भी रहे वो हो जाएगा। तो शिफ्ट जितनी भी स्थिति हो जी वो है, तो वो व्यवस्था है मूल नियम 26 में। जी जो अवकाश वाली है उसमें वेतन वृद्धि की तिथि शिफ्ट नहीं होगी थी, उसमें तो केवल अवकाश वेतन की देयता रहती है कि अवकाश अवधि में वही वेतन मिलेगा जो अवकाश पर जाने से ठीक पहले पा रहा था। जी तो वो वेतन अगर उसका मान लिया इंक्रीमेंट डेट को वेतन वृद्धि लग रही है तो वो जब तक वो उस पद पर अवकाश के पश्चात पुनः योगदान नहीं करेगा तब तक उसे बढ़े वेतन का लाभ नहीं मिलेगा। सर त्रिपाठी सर, आपसे एक अनुरोध है, एक प्रश्न छोटा सा है कि लघुदंड और दीर्घदंड यदि किसी कर्मचारी अधिकारी को ये दिया जाता है किसी नियमानुसार कार्रवाई करके, तो उसका एसीपी और प्रोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसमें जो संतोषजनक सेवा शासनादेश है वो तो कार्मिक विभाग का है, तो इसके इंटरप्रिटेशन में काफ़ी दुविधाएं रहती हैं, तो इन दोनों बिंदुओं पर प्रकाश डालने का चाहिए सर। निसंदेह संतोषजनक सेवाओं के निर्धारण से जी संबंधित जो भी शासनादेश हैं जी वो कार्मिक विभाग के, जी और जिस विभाग का जीओ होता है, जी। शासनादेश निर्गत होता है, जी उस पर कोई भी स्पष्टीकरण संबंधित विभाग ही देता है। जी जहाँ तक लघुदंड और बृहद दंड के बाद एसीपी या पदोन्नत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी कार्मिक विभाग का 30 जून 93 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि संतोषजनक सेवाओं के निर्धारण की। जी उसमें यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई कि अगर किसी को लघुदंड या बृहद दंड दिया गया है जी तो उसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी, जी। सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? नियुक्त करता है। सर उसके आगे और पीछे के सेवा अभिलेखों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए उस पर वह निर्णय लेगा। ठीक। यह पावर केवल सक्षम प्राधिकारी को दी गई है और अन्य लोगों को उसके बारे में निर्णय लेने के लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं। जी जिस बारे में निर्णय वो लेगा। जी जहाँ तक पदोन्नत की बात है जी तो पदोन्नत के बाद इस कार्मिक विभाग का शासनादेश है कि अगर लघु दंड किसी को दिया गया है तो किसी की 2 वर्ष तक उसको हम डीपीसी पदोन्नति के पात्रता सूची में हम नहीं देते। 2 वर्ष तक 2 वर्ष लघुदंड की स्थिति में। और लघुदंड में किस दंड? लघुदंड में कई रेंज है। हाँ, लघुदंड मतलब लघुदंड और बृहद दंड का अलग अलग डिफाइन किया गया है। जी। जो लघुदंड की परिधि में आते हैं, जी अगर उसमें से कोई दंड दिया गया है जी तो 2 वर्ष तक, और अगर बृहद दंड दिया गया है तो उसको 5 वर्ष तक है और पात्रता सूची में नहीं रखेंगे। पात्रता सूची में नहीं रखने का। लेकिन सर लघुदंड में तो कई दंड हैं, तो इसमें क्या निंदा के लिए ही है या किसी भी और? सारे लघुदंड आ जाएंगे। लघुदंड अच्छा, में सारे तो लघुदंड 2 साल जितने तक भी, वो हाँ, लघुदंड में जो भी जी दंड परिभाषित हैं जी उसमें कोई भी दंड दिया गया है तो उसमें सब लोग इंक्लूड होंगे। तो लघुदंड की स्थिति में 2 वर्ष तक पात्रता सूची में उस कर्मचारी का नाम ना शामिल नहीं किया जाएगा, और यदि दीर्घ दंड मिला है तो दंड दिए जाने की तिथि से अगले 5, और वो प्रमोशंस जो भी डीपीसी होती है वो साल में 1 बार हो या 2 बार हो जाए तो उसको उतनी बार माना जाएगा।
सामान्यतः डीपीसी तो व्यवस्था यही है कि आप जितनी भी रिक्तियां साल भर में होने वाली हैं जी खाली होंगी जी उन सब 30 जून तक की जी। अगले वित्तीय वर्ष 30 जून तक की जो भी रिक्तियां होने वाली हैं जी सबकी डीपीसी आप जुलाई में कर दीजिए, immediate जी। कर दीजिए। जी एक ही बार करने की व्यवस्था है। जी अपरिहार्य स्थितियों में कभी कभी 2 बार हो जाती होगी कोर्ट के आदेश या किसी तक विशेष के कारण। जी तो सामान्यतः जो लोग मानते हैं कि लघु दंड में 2 वर्ष जी या बृहद दंड में 5 वर्ष की सेवावधि वह कम भी हो सकती है जी। हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। अच्छा, तो यानी कि दो वर्ष या 5 वर्ष जैसा भी स्थिति है जी, जी। उसमें जितनी भी बार भी डीपीसी हो, नंबर ऑफ डीपीसी से कोई संबंध नहीं है। वो उस अवधि से है कि 2 साल तक उस पात्रता सूची से आप बाहर, वो कर्मचारी बाहर रहेगा, और दीर्घदंड की स्थिति में 5 वर्ष तक बाहर रहेगा पात्रता सूची में, पात्रता सूची में उसका नाम सम्मिलित नहीं किया। नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब सर आज के दौर में सर हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, हर चीज़, और अभी नया चीज़ आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर आप लोग सर मार्गदर्शन करें कि इसका भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेतन निर्धारण के संबंध में कैसे प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी हर क्षेत्र में काम कर रहा है और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। वेतन निर्धारण वाला थोड़ा बहुत स्पेसिफिक केस है। अब इसमें प्रयोग करने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि कहाँ तक सफल है, क्योंकि अब तक चूँकि ये AI नहीं था जब, तो प्रयास किए गए, 1-2 बार पेंशन निदेशालय ने भी किया, एक ऐप भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो अब चूँकि AI का क्षेत्र बहुत व्यापक है और वो बहुत क्षेत्र में काम कर रहा है, तो प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग करके देखने के बाद पता चलेगा कि क्या उसके परिणाम हैं, टू द पॉइंट हैं। अगर कहीं भी डिफर कर रहा है, एक मामले में भी मतलब 1% भी डिफर किया, तो फिर पर्पज नहीं पूरा होगा। अगर वो ठीक है 100% अगर उसका एक्यूरेसी है, AI से एक्यूरेसी और जल्दी तो होगा, लेकिन विभिन्न स्थितियाँ ऐसी भी आ सकती हैं उनका वेतन कम भी हो सकेगा, वो ठीक कर देगा जी। क्योंकि अगर सारा डाटा उसमें फिगर भरा जाएगा जी। कि कब नियुक्ति हुई, कब पदोन्नति हुई, कब समय मान टाइम स्केल या ACP का लाभ दिया गया, जी। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करेगी जी। तो हमारी बहुत सारी गलतियां भी सुधर सकती हैं। जी, तो इससे ये अर्थ निकला कि इससे समय तो बचत होगी, और हमारी अगर मैनुअल एरर्स जिसको कहते हैं, मानवीय त्रुटियां हैं, वो भी दूर हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है जी क्योंकि जितने भी एम्प्लॉई हैं जी ये सबका वेतन निर्धारण का लगभग इंडिविजुअल अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जी कोई 2 दिन बाद ज्वाइन किया किसी मतलब अन्य कारणों से, जी तो AI तो सफल होगी ही, हो जी। सकती है निश्चित रूप से, जी एक्यूरेसी भी आएगी, जल्दी भी होगा। अब देखिए भविष्य में जो भी होगा सर। अच्छा ही होगा। सर, आज की वार्ता के लिए आप दोनों अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी सर। प्रणाम।